And here we go to the series of mentor for CA Foundation Accounts. कैसे हो राजा? All well and set. भाई साहब कल रात को बहुत लेट हो गई, सोते सोते मैच देख रहे थे हम आईपीएल. इट वॉज अ गुड फाइनल. कभी गुजरात टाइटंस, कभी सीएसके, कभी गुजरात टाइटंस, कभी सीएसके. आखिर में सीएसके जीत गई. तो कल पूरी मैच देखा मैंने, रात को लेट हो गया था, 2 बज गए थे सोते सोते. ठीक है राजा. थियरी पढ़े. कल जो मैंने अपलोड किया था उसकी थियरी पढ़े. अरे मैं कोई साइड का नहीं था, मैं सिर्फ मैच देख रहा था. मैं कोई साइड से हुई नहीं. ग्रेट. जिसके बैकलॉग खत्म हो गए. चलो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन. आज का सेशन किस बारे में है? आज का सेशन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन. और कल का जो थियरी पोर्शन पेंडिंग था वो तो रहेगा ही. एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी मेथड्स के क्वेश्चन. चलो स्टार्ट करते हैं एक क्विक रिवीजन के साथ. अरे यार फोटो दिख नहीं रही यार, सच्ची बता रहा हूं. लेट्स मूव. कल हमने पढ़ा था कि सर ऑब्जेक्टिव क्या है डेप्रिसिएशन की. जर्नल एंट्री पास करके डेप्रिसिएशन निकाल के. पहला ऑब्जेक्टिव टू असरटेन द ट्रू रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन. मतलब धंधा चला के कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है. ये पहला रीजन है, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ. दूसरा ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन. बैलेंस शीट में नेटवर्थ रहता है तो नेटवर्थ करेक्ट दिखनी चाहिए, इसलिए भी हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहिए. उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. मैंने एक मर्सिडीज बेंज खरीदा था, उसका कॉस्ट क्या था? 5 करोड़. मैं कितने साल यूज कर रहा था? 5 इयर्स. और मैंने एस्टिमेट किया था 5 साल बाद ये कार कितने में बिकेगी? 1 करोड़ में. तो आपका डेप्रिसिएशन पर एनम कितना आ गया था? 80 लाख रुपए. आपका डेप्रिसिएशन पर एनम कितना आ गया था? 80 लाख रुपए. ओके सर, डन. अब देखो बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग में 3 चीज है. कॉस्ट ऑफ एसेट, जो कि मैंने आपको बोल दिया मर्सिडीज थी 5 करोड़ की. ओके. एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ मैंने आपको बोल दिया 5 इयर्स. एंड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू आफ्टर 5 इयर्स इज 1 करोड़. अब मुद्दा यह है ये जो 5 करोड़ आया ये कैसे आया? मतलब ये 5 करोड़ जब मैं डिराइव किया तब ये कैसे आया? लेट्स टेक एग्जांपल फॉर दिस. इसके लिए एग्जांपल लेते हैं. चलो इसके लिए एग्जांपल लेंगे पहले कि ये जो 5 करोड़ आया ये आया तो आया कैसे. गाइस जस्ट कॉन्सेंट्रेट. अपन एक लाइव एग्जांपल देखेंगे, लाइव एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. बोलो तुमको कौन सी कार चाहिए? तुम जो कार बोलोगे वो कार में दिला दूंगा. मर्सिडीज बेंज एस क्लास AMG ऑन रोड प्राइस चलो अपने को डीजल ही पसंद है क्योंकि डीजल थोड़ा पावरफुल रहता है. 4मैटिक टॉप मॉडल सस्ती है यार,
2,07,00,000 कैंसल, ये गाड़ी नहीं लेंगे अपन, ये गाड़ी नहीं लेंगे। हम गाड़ी चेंज करेंगे, सस्ती कार नहीं होना। लैंड रोवर टॉप मॉडल, अपन थोड़ा टॉप मॉडल लेंगे कोई भी चीज का, नहीं तो सस्ती सस्ती जिंदगी नहीं चाहिए भाई। हाँ ये आया ना अभी रेंज रोवर, चलो ये खरीदेंगे अपन अभी। गेट ऑन रोड प्राइस, तुमको कौन सी चाहिए? अपन डीजल में लेंगे। सर नीचे आ जाओ सबसे, देखो बेटा 3 लीटर डीजल LWB SV टॉप मॉडल है, इसका कॉस्टिंग कितना है? 4.82 करोड़। 4.82 करोड़ इज द कॉस्टिंग, क्लियर। अब इसका अगर आप ब्रेकअप करोगे, सब कॉन्सेंट्रेट करो, यहां पे क्या गिवन है? एक्स शोरूम प्राइस, यहां पे क्या गिवन है? एक्स शोरूम प्राइस। उसके बाद आरटीओ का टैक्स, उसके बाद क्या है? आरटीओ का टैक्स। कहा गया भाई? अरे नहीं चाहिए भाई रेंज रोवर, ये तुम्हें नंबर मांग रहा, बोले तुम नंबर दो हम तुमको रेंज रोवर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या था? उसको नहीं पता ना कि मेरे को नहीं खरीदनी है। इतने सारे मॉडल है क्या रेंज रोवर के? हाँ एवरीवन जस्ट कॉन्सेंट्रेट। पता नहीं हम डीजल में क्यों आ गए, हम तो पेट्रोल में हट थे ही नहीं यार। ये नालायकगिरी है इसकी, पैनल कभी कभी नशे करता है। हाँ हमको डीजल वाली चाहिए। सब यहां पे ध्यान दो, एक शोरूम 4,01,70,000 जिसपे आरटीओ का टैक्स है 60 लाख रुपए और जिसका इंश्योरेंस है 15 लाख रुपए, और अदर्स क्या है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स 4 लाख रुपए का कुछ और टैक्सेस है। तो टोटल कार का वैल्यू कितना हो गया? 4,82 लाख। टोटल कार का कितना वैल्यू हो गया? 4,82 लाख। मेरे को बात बताओ, तुमने जब 4,82,00,000 बोला मुझे, तो तुमने क्या क्या ऐड किया? सर हमने टैक्स भी ऐड किया, हमने इंश्योरेंस भी ऐड किया और हमने टीसीएस भी ऐड किया। ये सब ऐड क्यों किया? सर ये सब ऐड करना कंपलसरी है, ये सब ऐड करना कंपलसरी है टू पुट एसेट इन यूज। रेंज रोवर को यूज करने के लिए मुझे आरटीओ का टैक्स देना पड़ेगा। हां जी सर। रेंज रोवर को यूज करने के लिए मुझे इंश्योरेंस जब मैं गाड़ी खरीद रहा हूं तब देना पड़ेगा। हां जी सर। दीज आर नेसेसरी, दीज आर नेसेसरी टू यूज दी कार। अरे मैं नई कार खरीदूंगा, ये सब खर्चे नेसेसरी है, अदरवाइज कार यूज करने नहीं मिलेगी। ओके। आरटीओ क्या है? अरे ये रोड टैक्स है रे बाबा। अब चलो, अब आपको समझ गया एसेट यूज करने तक के पूरे खर्चे ऐड होते हैं। अब मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाने वाला हूं, बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम है। आप अपना कैलकुलेटर लेके बैठिए और आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे सर आखिर मेरे एसेट का वैल्यू कितना है। ओके सर ये टीसीएस वगैरह क्या होता है? अरे कोई काम का नहीं है, चिल मारो। चलो अब मैंने एक फैक्ट्री शुरू किया, जिस फैक्ट्री में मैं मशीन्स मंगवा रहा हूं जापान से। यहां पे जापान है और यहां पे इंडिया है। जापान है और यहां पे क्या है? इंडिया। अब मैं जापान से मशीनरी इंपोर्ट कर रहा हूं, मैं जापान से मशीनरी इंपोर्ट कर रहा हूं। आजा बेटा जापान से मशीन। चलो ये मैंने जापान से एक मशीन इंपोर्ट की। ये मशीन का जो कॉस्ट है इंडियन रुपीस में
वो है 50 लाख रुपए। इस मशीन का जो कॉस्ट है इंडियन रुपीज में वो है 50 लाख रुपए। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ, जब वो मशीन जापान से निकल रही थी ना, वो शिप वाले ने मेरे को फोन किया, बोले सर मैं क्या हो गया नशेड़ी बोल, बोले सर बात को समझो, आपकी मशीन जापान से आ रही है। मैं हाँ बिल्कुल। बोले मशीन को ट्रांसपोर्ट कराने का खर्चा, मशीन को ट्रांसपोर्ट कराने का खर्चा लगेगा आपको। मैं कितना खर्चा लगेगा मेरे को, बोले सर 5 लाख रुपए ट्रांसपोर्ट कराने का खर्चा लगेगा। मैं ठीक है यार तू भी क्या याद रखेगा, रख ले। फिर उसने मेरे को डराया, उसने मेरे को क्या बोला, उसने मेरे को बोला सर देखो आप 50 लाख की मशीन खरीद रहे हो, 5 लाख रुपए तो आज आप हमको पेमेंट करोगे तभी यहां से शिप निकलेगी आपका ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सर अगर रास्ते में शिप के साथ टाइटैनिक हो गया, एवरी नाइट इन माई ड्रीम्स आई सी माई शिप डूबिंग, ऐसा कुछ आपके साथ हो गया सर, तो फिर क्या करोगे? मैं तो तू उपाय बता ना क्या होगा। तो उसने बोला सर एक काम करो, अगर शिप डूब गया तो आपको इंश्योरेंस कंपनी भर के दे देगी। मैं बिल्कुल बढ़िया है। तो बोले सर इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करो। तो नालायक ने मेरे से इंश्योरेंस का प्रीमियम भी पे करवाया। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना था, 2 लाख रुपए। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना था, 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने लगाया। भाई मेरे को डरा दिया उसने, सर आपके शिप के साथ टाइटैनिक हो गया तो। मैं बोला यार 55 लाख रुपए दे रहा हूं, अब क्या 2 लाख के लिए लड़ना, उससे करा ले। गलती से शिप डूब गया सही में तो 55 लाख रुपए की चोट हो जाएगी। मैं यार चल ठीक है इंश्योरेंस करवा लेते हैं। ओके, अब जापान से मशीन इंडिया पहुंच गई। अब इंडिया में एक कस्टम ऑफिसर खड़ा था, एक कस्टम ऑफिसर कर रहा था, वो मेरे को बोल रहा था हे ब्रो, हे ऋषभ ब्रो, व्हाट हैपेंड? मैं बोला माय मशीन इज गेटिंग इंपोर्टेड सर। ओ बोले योर मशीन इज गेटिंग इंपोर्टेड, ग्रेट। जब आप, अब वो मेरे को इंग्लिश से हिंदी में समझा रहा था, जब आप किसी और देश से इंडिया में कुछ सामान लाते हैं आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा। आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी। तो मुंबई एयरपोर्ट पे मुझसे इंपोर्ट ड्यूटी ली गई, मुझसे इंपोर्ट ड्यूटी ली गई और वो इंपोर्ट ड्यूटी थी 10 लाख रुपए। भाई बख्शे नहीं मेरे को चूना लगा के कितनी इंपोर्ट ड्यूटी ली, 10 लाख रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी ली। इसको बोला जाता है कस्टम ड्यूटी भी। इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, नाम चलते रहते हैं। तो मुझसे इंपोर्ट ड्यूटी ली गई 10 लाख रुपए और मैं इनोसेंट सा इंसान 10 लाख रुपए दे दिया। अब आगे कहानी सुनो, कहानी यहां पे खत्म नहीं होगी, कहानी यहां पे खत्म नहीं होगी। अरे मैंने गलती से मुंबई एयरपोर्ट लिख दिया, मुंबई पोर्ट लिखना था। सो सॉरी गाइस, एयरपोर्ट नहीं मुंबई पोर्ट आना चाहिए यहां पे। ओके आगे बढ़ते हैं। अब सर इंपोर्ट तो हो गई, अब मेरा रहना नागपुर में है तो मेरी फैक्ट्री नागपुर में थी। अब मैंने एक ट्रक वाले को पकड़ा, वो क्या कर, वो कह रहा था मैं निकला वो गड्डी लेके रास्ते पर, वो सड़क पे एक मोड़ आया। अरे मैंने बोला तू ट्रांसपोर्ट का चार्ज बता रे, फालतू की बकर मत कर। मुंबई टू नागपुर कितना लेगा, ये मोड़ आया बाद में बताना मेरे को। बोले साहब देखो मुंबई से नागपुर आपको ट्रांसपोर्ट करना है, मैं हाउ, मैं इसका चार्जेस बता। बोले सर ज्यादा नहीं लगेगा आपको,
आपके लिए ज्यादा चार्जेस नहीं है, घर की बात है। आपको ज्यादा नहीं 3 लाख रुपए ट्रांसपोर्ट लगेगा, ठीक है। मैं बोला यार ये तो नशेड़ी मेरे को लूट रहा है। अब कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मेरे को 3 लाख रुपए देने पड़े, तो मैंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए 3 लाख दे दिया। भाई साहब ये मेरे को क्या बोलता है, बोले सर सुनो, बोले सुनो, अब मैं ट्रक से तो ला रहा हूं, गलती से ट्रक पलट गई तो बीच में, गलती से ट्रक पलट गई बीच में तो क्या करोगे, आपका तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। मैं बोल रहा यार ट्रक पलटती तो नहीं है, बोले साहब बिल्कुल नहीं पलटती, बट पलट गई तो क्या करोगे। मैं यार तेरी बहस की है, तू डरा क्यों रहा है, बोले सर डराना जरूरी है। मैं यार चल ठीक है। अब अगर ट्रक बीच रास्ते में पलट गई तो मैंने रोड इंश्योरेंस लिया, रोड इंश्योरेंस लिया, कितना 2 लाख रुपए, कितना लिया 2 लाख रुपए। अब फाइनली गाड़ी मेरे पास पहुंच चुकी है। जैसे ही गाड़ी मेरे पास पहुंची उसने मेरे को बोला साहब गाड़ी में से मशीन उतारने से पहले आपको और चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मैं काई के चार्जेस, बेवकूफ हो गया है क्या तूने 3 लाख रुपए ट्रांसपोर्ट, अरे सर मैंने 3 लाख रुपए ट्रांसपोर्ट के लिया, बट आपकी मशीन कितनी भारी थी, उसको ट्रक में चढ़ाना, ट्रक से उतारना। तो मैं बोला साले तो अब मेरे से लोडिंग और अनलोडिंग भी लेगा। तो नागपुर में वो मेरे को बोला सर मैंने मुंबई पोर्ट में ट्रक में सामान चढ़ाया था तो लोडिंग चार्जेस लगेंगे, जो मैंने मुंबई पोर्ट पे आपकी मशीन चढ़ाया था। मैं कितने लोडिंग चार्जेस, ज्यादा नहीं सर 10,000 रुपए, ज्यादा नहीं 10,000 रुपए। अब सर अनलोडिंग चार्जेस भी लगेंगे क्योंकि आपकी मशीन बहुत भारी है सर। मैं अनलोडिंग चार्जेस कितने, बोले ज्यादा नहीं सर 40,000 रुपए। मैं बेवकूफ, चढ़ाना मुश्किल रहता है ना, तू चढ़ाते वक्त मेरे से 10,000 रुपए लिया लोडिंग के, तू उतारते वक्त 40,000 रुपए ले रहा। बोले सर देखो मशीन उतरवानी है तो पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो मैं ये मशीन लेके जा रहा हूं। अरे भाई साहब चूना लगा के, अरे चूना लगा के गया ये, क्लियर। अनलोडिंग के लिए 40,000 मेरे मजबूरी का फायदा उठा रहे, मैं 40,000 रुपए दे दिया, मैं छोड़ के आई वैस करना, ठीक है। फिर ये मशीन को मैंने अनलोड करवा दिया और मैंने इसको अपने फैक्ट्री में रख दिया। मैंने क्या किया, इसे अपने फैक्ट्री में रख दिया। अब जैसे मैंने इसे फैक्ट्री में रखा, जैसे भी मैंने इसे फैक्ट्री में रखा, मेरे को एक चीज समझाओ, क्या ये मशीन को मैं यूज कर सकता हूं क्या? नहीं सर, आप ये मशीन को यूज नहीं कर सकते हो। आपको कोई बंदा चाहिए जो इस मशीन को इंस्टॉल करे, जो इस मशीन को असेंबल करे, इंस्टॉल करे। मैंने बोला ठीक है यार। अब मैंने जापान फोन किया, मैं अरे जापानीज बात कर रहा हूं मैं, तुमको नहीं समझ रही है, मेरे को आती है। तो मैंने उनसे कम्युनिकेट किया कि जापान से फैक्ट्री नागपुर में मेरे फैक्ट्री तक मशीन पहुंच गई है, किसी बंदे को भेजो। उन्होंने मेरे को बोला बोले ठीक है हम भेज रहे, क्लियर, हम भेज रहे। ओके सर। तो अब इंस्टॉलेशन के लिए बंदा आया, इंस्टॉलेशन के लिए बंदा आया। वो बंदे ने मेरे को बोला ठीक है कि सर, अब वो तो बंदा इंग्लिश बात कर सकता था और हिंदी बात कर सकता था। तो बंदे ने मेरे को बोला सर देखिए ये जो मशीन है ना, ये मशीन ना एक सीमेंट के ढांचे पर ही खड़ी रहेंगी। ये मशीन को आपको सीमेंट के ढांचे पर रखना पड़ेगा, तब जाके ये मशीन प्रॉपर वर्क करेगी। अदरवाइज
लॉन्ग रन में मशीन खराब हो जाएगी अगर सीमेंट के ढांचे पे नहीं रखोगे। तो मैंने बोला यार अब तेरे को सीमेंट का ढांचा चाहिए, तो मैंने उसको स्ट्रक्चर बना के दिया सीमेंट का। मैंने उसको सीमेंट का स्ट्रक्चर बना के दिया। वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए मेरे को 50,000 रुपए लगे। कितने लगे मेरे को? 50,000 रुपए। फिर इसने मशीन को इंस्टॉल किया, अदरक लहसुन अमका डिमका। ये नालायक ने मेरे से इंस्टॉलेशन के चार्जेस लिया। साला कुछ फ्री नहीं है भाई जिंदगी में। इतना पैसा दिया एक मशीन के पीछे। उसने मेरे से इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया 1 लाख रुपए। मैं साले तू तो जापानीज नहीं है, तू कहे कि 1 लाख रुपए ले रहा? सर बोले जापान वालों ने भेजा ना, तो उनका चार्जेस हाई है, आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो इंस्टॉलेशन के लिए मैंने सीमेंट स्ट्रक्चर बनाया और 1.5 लाख रुपए। टोटल कितना हो गया ये? 1.5 लाख रुपए। उसके बाद सुनो क्या हुआ। ये मशीन जो मैंने खरीदी थी ना, ये मेंस शर्ट बनाने के लिए खरीदी थी। ये मशीन का काम क्या था? मेंस शर्ट बनाने का। अब मैंने बोला साले तू 1 लाख रुपए चार्जेस ले रहा है, रुक जा, अपन इस मशीन का ट्रायल करते हैं। अब स्पेस कम पड़ रही मेरे को लग रहा, एग्जाम्पल ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है कोई बात नहीं। मैंने बोला अब नालायक इस मशीन का ट्रायल लेंगे हम। इस मशीन का हम ट्रायल ले रहे हैं। अब तुमको बताऊं मेरे साथ कितनी बड़ी अनहोनी हो गई, मेरे साथ में। अच्छा शर्ट्स पता है किससे बनती है? कपड़े से बनती है। तो मैंने 1 लाख रुपए का कपड़ा बनाया। 1 लाख रुपए का कपड़ा, 1 लाख वर्थ क्लॉथ मशीन में डाला ट्रायल के लिए। मैंने बोला यार जापान से आदमी आया है, मशीन बनी गई होगी तो एक साथ प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। मैंने 1 लाख रुपए का माल मशीन में डाला। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए? मेंस शर्ट। पता है तुमको मशीन लड़कियों के टॉप बना के दे रही थी। मशीन क्या कर रही थी? मेरे को चाहिए मेंस शर्ट, लड़कियों के टॉप बना के मिल रहे मेरे को। मैं बोला बेवकूफ, तू जापान वाले का बंदा है ना साले, मेरे को चाहिए मेंस टी शर्ट, वो बना रही है टॉप। मैं नशे करके आया, कह रहे चर्सी ठीक कर इसको। और मैं बोला ये 1 लाख रुपए का माल जो मैंने डाला अब क्या करूंगा? बोले साहब मैं क्या कर सकता हूं, आपने 1 लाख का माल डाला, मैंने थोड़ी बोला। मैं भैंस की आग, तू जापान से आया ना रे, तू जापान वाले ने तेरे को भेजा ना, चमन आदमी, तेरे पे भरोसा करके 1 लाख का माल डाला ना। बोले सर देखो मैं कुछ नहीं कर सकता इस चीज का। अब मैंने सोचा यार ये टॉप किसको बिकेंगे। मैंने ये टॉप के लिए कस्टमर ढूंढा और मैंने ये टॉप को सेल किया 80,000 रुपए में। नहीं, कितने में बेच दिया? 80,000 रुपए में बिक गए। कितने में बिक गए? 80,000 रुपीज में बिक गए। मैंने किसी को पकड़ा, ढूंढा, 80,000 रुपए में बिक गए। क्लियर? अब आगे की कहानी सुनो। अब मेरा फैक्ट्री का मैंने इनॉग्रेशन किया। भाई फैक्ट्री चालू किया नवी तो लोगों को बुलाऊंगा ना, तो मैंने इनॉग्रेशन किया। इनॉग्रेशन में मैंने खूब अच्छा सारा माल रखा था खाने के लिए। इनॉग्रेशन के लिए मुझे लगे 10 लाख रुपए। और उसके अलावा इनॉग्रेशन में ना एक LIC का एजेंट आ गया था, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। वो मेरे को बोला साहब एक बात को समझो, मेरा एक दोस्त है, मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने नहीं आया हूं, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा था कि जो जापान से मशीन्स आती है ना उनमें आग लग जाती है और आग लगने पे पूरी फैक्ट्री जला दी। मैं साले क्या बोल रहा तू नालायक, क्या बोल दिया तूने? जापान की मशीन में आग लग जाती, दुख हो गया। अब मैंने बोला साले तू ये मेरे को पहले नहीं बता सकता था? जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी ये बता के मेरा बीमा निकालने का आया क्या तू? बोले नहीं सर मैं आपको गाइड करना आया हूं। एक काम करो आप इंश्योरेंस ले लो।
अब एक और इंश्योरेंस ले लो। तो मैंने इस बार इंश्योरेंस लिया वापस से। अब मैंने इस बार मशीन का भी इंश्योरेंस लिया और मैंने फैक्ट्री का भी इंश्योरेंस लिया। मशीन का इंश्योरेंस था 50,000 रुपए और फैक्ट्री का इंश्योरेंस था 1,00,000 रुपए। अब मुझे आपसे जानना है कि जो मैंने मशीन खरीदा है उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है। उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है मुझे आपसे जानना है। जो मशीन मैंने खरीदा उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है। चलो कमेंट सेक्शन में बताओ बेटा। गाइस कमन, सबसे आंसर चाहिए। मैंने इतना सारा जो डिस्कशन किया है वो हवाबाजी करने के लिए नहीं किया और ना ही मैं मजाक मस्ती के मूड में था। मैं कुछ कंसेप्ट समझाना चाह रहा था आपको। बेटा आप अपना आंसर दे सकते हो। वासुदेव कृष्ण चक्र दिख रहा है मेरा। जो आंसर नहीं देगा उसको ये बॉटल का कैप फेंक के मारूंगा मैं। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं। अच्छा, मैंने आपको क्या कहा था? सिंपल सोबर एसेट को रेडी टू यूज ऑब्लिक पुट टू यूज कंडीशन में लाने के लिए जितने खर्चे होंगे वो खर्चे ऐड होंगे। जितने खर्चे होंगे वो सारे के सारे खर्चे ऐड होंगे। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। पहला भाई मशीन खरीदना पड़ेगा, तो मशीन का कॉस्ट, मशीन का कॉस्ट 50 लाख रुपए। उसके बाद सर मशीन का ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट कौन सा है? जापान टू इंडिया। इसका कितना है ट्रांसपोर्टेशन? 5 लाख। फिर मैंने इंश्योरेंस करवाया था। मशीन अगर मेरे को चाहिए तो मैं ये सब खर्चे कर रहा हूं। जापान टू इंडिया कितना है इंश्योरेंस? 2 लाख रुपए। अब ये मुंबई पोर्ट पहुंच गई। मुंबई पोर्ट पहुंचने से ये रेडी टू यूज हो गई क्या? नहीं सर, अब मुंबई पोर्ट से आपको नागपुर लाना पड़ेगा उसको। तो पहले तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। पहले तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। इंपोर्ट ड्यूटी है 10 लाख रुपए। फिर वो ठग आपको ट्रांसपोर्टर मिला था, वो ट्रांसपोर्टर ने आपसे लोडिंग चार्जेस लिया था। लोडिंग चार्जेस 10,000 रुपए। फिर ट्रांसपोर्ट लिया था, ट्रांसपोर्ट। अब ये ट्रांसपोर्ट कहां से लेकर कहां तक है? मुंबई से नागपुर। कितना लिया ट्रांसपोर्टेशन के लिए? सर ट्रांसपोर्टेशन के लिए 3 लाख। और उसने डर का धंधा किया मेरे साथ, मेरे को उसने डराया। इंश्योरेंस, रोड इंश्योरेंस मुंबई से लेकर नागपुर तक का कितना लिया इंश्योरेंस का? 2 लाख रुपए। अब नागपुर पहुंच गई, मेरे को मशीन को यूज करना है। यूज करने के लिए रेडी करना है तो मशीन को अनलोडिंग करवाना पड़ेगा। मशीन को अनलोडिंग करवाना पड़ेगा। अनलोडिंग चार्जेस 40,000 रुपए। ठीक है सर।
उसके बाद मशीन फैक्ट्री में पड़ी हुई है, क्या फैक्ट्री में पड़ी है, यूज हो सकती क्या? नहीं सर, आपको उसको यूज करने के लिए, रेडी टू यूज करने के लिए एक सीमेंट का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और वो सीमेंट का स्ट्रक्चर का कॉस्ट क्या है? 50,000 रुपए। सर मशीन इंस्टॉल करने के लिए पैसा देने पड़ेगा, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस 1 लाख रुपए। उसके बाद क्या मेरी मशीन रेडी टू यूज हो गई क्या? क्या मेरी मशीन रेडी टू यूज हो गई क्या? नहीं सर, ट्रायल होने के बाद ही तो फाइनल होगा कि वो रेडी है या नहीं प्रॉपर यूज के लिए। व्हाट डज रेडी टू यूज मीन? रेडी टू यूज फॉर द इंटेंडेड पर्पस, फॉर इंटेंडेड पर्पस। व्हाट इज माई इंटेंडेड पर्पस? शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट इज माई इंटेंडेड पर्पस? शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग। शर्ट के मैन्युफैक्चरिंग में जब तक वो प्रॉपरली रेडी नहीं हो जाती तब तक के खर्चे। अच्छा, मैंने ट्रायल करवाया तो नेट ट्रायल कॉस्ट। सर नेट ट्रायल कॉस्ट 1 लाख रुपए का कपड़ा डाला था, गलती से टॉप्स बन गए थे, टॉप्स आपने 80,000 में बेच दिए, तो नेट आपको कितना खर्चा आया? 20,000 रुपए। अब ये मशीन रेडी हो गई यूज करने के लिए। अब फाइनल है ये मशीन, अब फाइनल है ये मशीन शर्ट्स ही बनाएंगी जो उसका इंटेंडेड पर्पस है। ओके सर, अब आगे समझते हैं ये इनॉग्रेशन क्यों करते हैं, आपको पता है? ये एक तरह का एडवर्टीजमेंट का खर्चा है। बेटा मेरे को बात बताओ, मशीन तो रेडी हो गई ना यूज करने के लिए, ये आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है। ये मशीन के कॉस्ट का पार्ट बनेगा नहीं, क्योंकि मशीन अब रेडी हो चुकी है यूज करने के लिए। उसके बाद एक बार मशीन रेडी हो गई यूज करने के लिए, उसके बाद कोई भी खर्चे मशीन में नहीं जाएंगे। मशीन हो गई रेडी टू यूज के लिए यहीं पे, उसके बाद के खर्चे, कोई भी खर्चा कहां चले जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां चले जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रिपीट, मशीन आपकी यहीं पे रेडी हो गई थी, रेडी होने के पहले तक के खर्चे ऐड हो गए मशीन में। एक बार मशीन रेडी हो गई इंटेंडेड पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए वो खरीदी गई थी, उसके बाद के खर्चे मशीन के अंदर नहीं जाएंगे। कहां चले जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो टोटल लेते इसका टोटल कितना है भाई? 50 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 0.1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 1 प्लस 0.2, 74,20,000, दैट इज 74.2 लाख। होप सो सबको यहां तक क्रिस्टल क्लियर होगा कि मशीन का कॉस्ट क्या है। इज एवरीवन क्लियर? अब सर हमने जो लैंड रोवर खरीदी थी, उसका प्राइस क्या है? सर सबसे पहले एक शोरूम प्राइस। व्हाट इज एक शोरूम? ये अमाउंट शोरूम वाले को मिलेगा। 4 करोड़ एक शोरूम था। क्लियर? उसके बाद एक शोरूम में गाड़ी खड़ी है, मैं उसको यूज कर सकता हूं क्या? मेरा यूज करना मतलब अपनी बीवी को, घर वालों को, मां बाप को लेके घूमना। क्या मैं उस गाड़ी में उनको लेके घूम सकता हूं क्या? नहीं सर। आपको अगर वो गाड़ी को लेके घूमना है रोज, आपको आरटीओ का टैक्स भरना पड़ेगा। वह आरटीओ का टैक्स 60 लाख रुपए है। और आरटीओ ये बोलता है जब तू गाड़ी पहली बार खरीदेगा तो इंश्योरेंस तेरे को लेना पड़ेगा कंपलसरीली।
नहीं तो गाड़ी निकलने नहीं देंगे, गाड़ी चलाने नहीं देंगे। अच्छा, तो मेरे को इंश्योरेंस भी पे करना पड़ा। अब सुनो, एक बात सुनो, अब एक बात सुनो, अब एक बात समझो। इंश्योरेंस आरटीओ क्या बोलता है? इंश्योरेंस कंपलसरी है। आरटीओ क्या बोलता है? इंश्योरेंस कंपलसरी है। तो अभी तक मेरा कार का कॉस्ट कितना हो गया? 4.6 करोड़। इसमें टीसीएस था 4 लाख रुपए का, टीसीएस था 4 लाख रुपए का। हां जी सर, वो भी ऐड कर दो। अब सर, गाड़ी चलाने के लिए इंश्योरेंस कंपलसरी है। पहली बार जब आप गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी चलाने के लिए इंश्योरेंस कंपलसरी है। बट आप ये समझो, इंश्योरेंस हर कंपनी का अलग अलग रहता है। वो कंपलसरी बनाया गया है ताकि जो गाड़ी चला रहा है, अगर वो किसी को ठोक दे तो आगे वाले को पैसा मिल सके। उसका इंटेंशन आपको गाड़ी चलाने से रोकना नहीं है, उसका इंटेंशन है कि जो आप कभी किसी को ठोक दो तो उसको पैसा भुगतान करके मिलना चाहिए। ये उसका कंपलसरी करने के पीछे का रीजन है। तो भाई साहब, गाड़ी पुट टू यूज, रेडी टू यूज तक करने का खर्चा कितना है? 4.64 करोड़। और जो आपने इंश्योरेंस पे किया है वो दूसरों की जान बचाने के लिए नीडेड है, तो वो आपका कहां चले जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है बाबू, यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? आपको अभी मन से लग रहा होगा सर इंश्योरेंस तो आरटीओ वाले जबरदस्ती करवाते हैं। अरे भाई साहब, इंश्योरेंस थर्ड पार्टी भी आता है। सुनो, एक इंश्योरेंस आता है थर्ड पार्टी जो मिनिमल 1-2 लाख रुपए का होता है। आप वो भी लेके गाड़ी रोड पे ला सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा। आपको सिर्फ इंश्योरेंस खरीदना है। गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है कि आप किसी को ठोक दो तो उसको आप पैसे भर के दोगे। क्लियर है क्या? ओके। अब आपके दिमाग में यह आ सकता है कि सर ये जो इंश्योरेंस है ये हमने पे किया है ट्रायल करने से पहले। आप ये समझो बेटा, आपने जो इंश्योरेंस पे किया है इसका अल्टीमेट इंटेंशन क्या है? इसका अल्टीमेट इंटेंशन है अगर मशीन में आग लग गई फ्यूचर में तो मुझे पैसा मिलेगा। क्या इसका वास्ता है क्या रेडी टू यूज करने से? नहीं, इसका कोई वास्ता नहीं है रेडी टू यूज करने से। जैसे ये वाला जो इंश्योरेंस है इसका कोई वास्ता नहीं है रेंज रोवर को रेडी टू यूज करने से। रेंज रोवर को अगर आपको यूज करना है तो आरटीओ और टीसीएस देना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हारी गाड़ी शोरूम से बाहर नहीं निकलेगी। क्लियर? शोरूम से बाहर निकलने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको बोल रही है इंश्योरेंस कंपलसरी है, ताकि अगर आपने रेंज रोवर किसी पे चढ़ा दी तो उसको आप मेडिकली भर के दे सको। दैट्स इट। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? क्या यहां तक सबको क्लियर है? अरे बेटा, जो ऐप में दिखाया था ना वो आपको बता रहा था कि 4.8 करोड़ रुपीस आपको देने पड़ेंगे उस गाड़ी को खरीदने के लिए। अब राजा, जो ऐप पे कॉस्ट दिख रहा था ना, जो ऐप पे कॉस्ट दिख रहा था 4.81 करोड़, ठीक है, ये आपको बता रहा है कि आपके जेब से कितना पैसा जा सकता है
अगर आप ये गाड़ी खरीदोगे। क्लियर है? समझेगा बेटा? एक बार पता है मैं ऐसी ही मजाक मस्ती में ईएमआई कैलकुलेट कर रहा था रेंज रोवर का। कितना ईएमआई आया पता है? 4 लाख रुपए महीना आया था। कितना ईएमआई आया था? 4 लाख रुपए महीना ईएमआई आया था। ओके, टीसीएस इज कंपल्सरीली, ये ऑटोमेटिकली ले लिया जाता है। क्लियर? ये कंपल्सरी है देना, इसका कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। परफेक्ट, चलो लेट्स मूव फर्दर। अब आपको लग रहा होगा सर इतनी बड़ी थियरी जो आपने पढ़ाई उससे क्या ये पूरा कवर हो गया? हां जी, ध्यान दो यहां पे कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो कॉस्ट है उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? परचेज प्राइस इंक्लूड होगा, इंपोर्ट ड्यूटी इंक्लूड होगी, उसके बाद कोई भी तरह का अगर डिस्काउंट मिलता है तो वो लेस होगा, लेकिन करंट सिनेरियो में मेरे को कोई डिस्काउंट मिला नहीं था। उसके बाद एनी कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर केपेबल ऑफ बीइंग ऑपरेटिंग इन अ मैनर इंटेंडेड बाय द एंटरप्राइज। मेंस शर्ट इज द इंटेंडेड मैनर। मेंस की शर्ट बननी चाहिए, ये हमारा इंटेंडेड मैनर है। अब वो बोल रहा है एक तो परचेज वैल्यू, इंपोर्ट ड्यूटी और सारे के सारे कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, मतलब लिंक्ड है किससे? एसेट को लोकेशन दैट इज नागपुर तक पहुंचाने के लिए, एंड नेसेसरी, कंडीशन नेसेसरी मतलब उस सीमेंट का स्ट्रक्चर, इंस्टॉलेशन, ये सब भी उसका पार्ट बनेगा। हां जी सर, आगे आओ, एग्जांपल्स ऑफ कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। अच्छा, सबसे पहले मेरे को बात बताओ, वो जो आया था बंदा उसने मेरे से इंस्टॉलेशन के पैसे लिए, जापान से जो आया था उसने मेरे से इंस्टॉलेशन के 1 लाख रुपए लिए। उसके बाद वो सीमेंट का मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, वो सीमेंट के स्ट्रक्चर बनाने के लिए मेरे को मटेरियल लगा सीमेंट। मटेरियल में क्या लगा? सीमेंट, रेती, गिट्टी, और उसके बाद मैंने वेजेस पे किए। वो सीमेंट के स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने लेबर चार्जेस पे किए, तो वो कितना आया था? 50,000 रुपए। उसके बाद सर इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, दैट इज आपका लोडिंग और अनलोडिंग, और मेरे से उसने ट्रांसपोर्टेशन के 2 लाख रुपए लिए थे। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट उसी के अंदर आ गया। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग इधर क्या लिखा हुआ है? आफ्टर डिडक्टिंग नेट प्रोसीड्स फ्रॉम सेलिंग द आइटम्स प्रोड्यूस्ड। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग मतलब मैंने डाला था क्लॉथ 1 लाख रुपए का, गलती से टॉप्स निकल गए तो टॉप्स कितने में बिके? 0.8 लाख। तो आपका नेट कॉस्ट कितना हो गया? नेट कॉस्ट हो गया आपका 0.2 लाख। ठीक है, दैट्स ऑल। आपको समझ गया होगा? अब आपको समझा होगा वो इतना बड़ा जो एग्जाम्पल मैंने दिया था वो एग्जाम्पल यही से उठा हुआ था, वो एग्जाम्पल यही से उठा था और मैंने आपको दिया था। और जस्ट यहां पे ध्यान रखो, 10 ऑल एक्सपेंसेस नेसेसरी फॉर एसेट टू ब्रिंग it in condition and location of desired use will be part of cost of asset। आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते भी है। इधर ध्यान दो, और चीज लिखी हुई है, however this should not form part of your cost of acquisition। ये आपके कॉस्ट का पार्ट नहीं है। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस आपके कॉस्ट का पार्ट नहीं है, बिकॉज वो एक प्रमोशनल एक्टिविटी है। अब जैसी मशीन इंस्टॉल हो गई, आप अपने
स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हो, स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हो हाउ टू यूज मशीन। ये ट्रेनिंग का कॉस्ट ऐड नहीं होगा, क्योंकि मशीन अब रेडी टू यूज हो गई। मशीन रेडी टू यूज होने के बाद इनॉग्रेशन होगा, उसके बाद हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे, है ना। तो ये सब ऐड नहीं होता है। ये लाइन कब पढ़ी जाएगी सर? ये लाइन आपको सीए फाउंडेशन का लास्ट 3 लेक्चर्स में ये कवर होगी। ये कब कवर होगी? लास्ट के 3 लेक्चर्स में। ओके मुन्ना, चल ये हो गई पूरी राम कहानी यहां तक। फाइनली हम आ चुके हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन में। एक बार गाइस, एक बार वंस अगेन मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन करना चाहूंगा, और डिस्कशन हमेशा वही रहेगा। एक बार आप पहले पढ़ोगे कि ये मेथड्स क्या बोलना चाह रहे हैं, और नीचे मैंने कुछ लिखा हुआ है। पहले एक बार आप ये पूरा पढ़ोगे, फिर मैं डिस्कशन शुरू करूंगा। यह सैलियो थियरी में पूछा जाता है बेटा। क्वेश्चन करवाने के पहले आपको समझ में तो आना चाहिए क्या ऐड करना, क्या ऐड नहीं करना। चलो एक बार ये पढ़ो, मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। जल्दी बेटा। अरे रुपेश, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज आया, मेरे को पहले से पता था, ठीक है, कि सिलेबस चेंज नहीं होगा। तभी आपको बता देता हूं। आपको मैंने बताया, आपको 2 चैप्टर्स करवा दिया, एडीडी और अकाउंट करंट। एडीडी और अकाउंट करंट न्यू सिलेबस के अंदर नहीं है, बट मैंने फिर भी आपको करवाया है, क्योंकि मेरे को पता था सिलेबस चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? डन 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 डन। बेटा ये सब याद नहीं करना है, आपको समझना है। आपने YouTube पे कितना देखा था, सिलेबस आ रहा है, सिलेबस आ रहा है, ये अटेम्प्ट दिसंबर अटेम्प्ट में सिलेबस चेंज हो जाएगा। हम आपको वैसे ही पढ़ाएंगे न्यू सिलेबस के हिसाब से। जब तक आता नहीं था मैंने बोला ब्रो चिल, ठीक है, हमको पता है नया सिलेबस नहीं आ रहा दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, ठीक है, बिना यूट्यूब के बता रहे नया अटेम्प्ट के लिए नहीं आ रहा, ठीक है। बट अगर ये मैं बोल दिया रहता यूट्यूब पे, लोग मेरे को ट्रोल करते थे, बोले सर क्या, मैं तुमको बता रहा हूं ना, कॉमन सेंस था, नहीं आता था, ठीक है। अरे कोई अमेंडमेंट नहीं आएगा रे बेटा, आपका वही सिलेबस है, आपका पुराना सिलेबस ही है। चलो लेट्स स्टार्ट। अब मेरी बारी है समझाने की, मैंने आपको समय दे दिया समझने का और समझने का। चलिए सर, अब कितने मेथड्स है? 1 2 3। क्या एक्चुअल में 3 मेथड है क्या? क्या एक्चुअल में 3 मेथड है क्या? बिफोर आई स्टार्ट, क्या एक्चुअल में 3 मेथड है क्या? ना, ये डायग्राम है, बट एक्चुअल में 3 मेथड नहीं है। इधर आओ। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। चलो, पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड। पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका एक और नाम है, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या नाम है।
फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या नाम है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। पहला नाम स्ट्रेट लाइन मेथड, ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। दूसरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इस रिटर्न डाउन वैल्यू को और एक नाम दिया गया है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और इसे एक और नाम दिया गया है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तीन नाम लेकिन एक ही काम, तीन नाम लेकिन एक ही काम। क्लियर? अब ये फिक्स का एक और है, आप बोल सकते हो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, बट ये रेयरली यूज होता है नाम, तो मैं इस नाम को आपके लिए लिख रहा हूं। ठीक है, अब सर आगे और क्या है? एक है आपका प्रोडक्शन लिंक्ड मेथड। एक है आपका प्रोडक्शन लिंक मेथड। प्रोडक्शन मतलब जितने यूनिट बनाए आपने, जितने यूनिट बनाए उतने यूनिट का डेप्रीसिएशन, यूनिट लिंक मेथड। एंड उसके बाद है आपका आवर्स लिंक्ड मेथड। उसके बाद क्या है आपका आवर्स लिंक्ड मेथड। ठीक है सर, यूनिट लिंक्ड है, आवर्स लिंक्ड है। अच्छा सर आप तो बोले 5। हां जी, एज पर बुक WDV का बच्चा, उसका एवोल्यूशन, उसका हाइब्रिड वर्जन, WDV का बच्चा है, ठीक है, जिसका नाम है सम ऑफ डिजिट मेथड। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 और WDV का बच्चा 5। टोटल कितने मेथड हो गए? 5। ठीक है मुन्ना, क्लियर? अरे बहुत इजी मेथड्स है यार, मैं आपको बता रहा हूं, इतने इजी और रद्दी मेथड है जिसका कोई याद नहीं है। ये मेथड इतने रद्दी मेथड है, ये तुम बोलोगे ना मैं आपको 2 मिनट में ये मेथड समझा के खत्म भी कर दूंगा। क्लियर? ये 2 मेथड की इज्जत भी नहीं है। ठीक है मुन्ना? अब सर एक और मेथड है ना डिप्लीशन मेथड। अरे डिप्लीशन कोई मेथड नहीं होता है, वो आपका इसी से लिंक्ड है। इसी के अंदर क्या आता है? इसी के अंदर आपका आता है डिप्लीशन मेथड। अगर आपको उसको नाम देना है तो आप उसको छठा नाम दे दो, लो भाई। बट बाकी चीजें कॉमन सेंस से आएगी यार, बाकी चीजें बहुत कॉमन सेंस से आती है। चलो एक एक करके चालू करते हैं। एवरीवन, हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। ठीक है सर, डन। ओके सर, डन है यहां तक तो। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रखना चाहूंगा। मैंने कार खरीदा 5 करोड़ की, उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 5 साल। मैंने कार कितने में खरीदा? 5 करोड़ में। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 years। आफ्टर 5 years, उसका रेसिडुअल वैल्यू
उसका रेसिडुअल वैल्यू ऑल्सो नोन एज कॉस्ट, ऑल्सो नोन एज स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कितनी है सर? स्क्रैप वैल्यू है 1 करोड़। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 1 करोड़। मैं आपसे क्वेश्चन चाहता हूं कि आप मुझे कैलकुलेट करके दो, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन पर एनम, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन पर एनम। गाइज एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू। सर ये तो आपने हमको सिखा दिया है, ये तो आपने हमको सिखा दिया है कि हमने एसेट खरीदा है 5 करोड़ में, उसमें से हम क्या माइनस करते हैं? रेसिडुअल वैल्यू ऑल्सो नोन एज स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू ऑल्सो नोन एज स्क्रैप वैल्यू, द होल डिवाइड बाय, सर जितना लॉस आता था ये निकल जाता था, इतना लॉस है, हम इसको डिवाइड कर देते लाइफ से मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से, तो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाता था। तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 5 करोड़। कितना है आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? 5 करोड़ लेस रेसिडुअल वैल्यू 1 करोड़ में बिकेगा 5 साल बाद, डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है? 5। लाइफ कितनी है? 5। तो डेप्रिसिएशन पर एनम कितना हो गया है? 80 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन पर एनम कितना हो चुका है? 80 लाख रुपए। क्या ये हमको आता था? हां, ये आपका फॉर्मूला है। अच्छा, मैं बात बताओ, फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन 80 लाख, फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन आपका कितना है? 80 लाख। सेकेंड ईयर में कितना है? 80 लाख। थर्ड ईयर में कितना है? 80 लाख। फोर्थ ईयर में कितना है? 80 लाख। फिफ्थ ईयर में कितना है? 80 लाख। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या हर साल आपका डेप्रिसिएशन सेम है? क्या हर साल आपका डेप्रिसिएशन सेम है? हां जी सर, इसलिए इस मेथड का नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है, ओके। अगर आपको ये याद नहीं भी रहा, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। व्हाट इज इंस्टॉलमेंट? इंस्टॉलमेंट मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। हर साल एक सीधी डंडी के तरह, एक सीधी डंडी के तरह आपका डेप्रिसिएशन है। देखो,
नॉर्मली हार्ट बीट कैसे रहती है, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे रहता, ठीक है। बट यहां पे देयर इज नो डिफरेंस, यहां पे सीधा सीधा हिसाब किताब है कि आपका डेप्रिसिएशन हर साल का एक सीधी लकीर के समान रहेगा, और वो सीधी लकीर मतलब 80 लाख रुपए, ना 80 लाख रुपए से 1 रुपए कम होगा और ना 80 लाख रुपए से 1 रुपए ज्यादा होगा। स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन मतलब 80 लाख हर साल, दैट्स इट। सबको क्लियर है? होप तो सब तो यहां तक क्लैरिटी होगी। डेप्रिसिएशन बहुत ही इजी, बट अब जो साइंस और आर्ट्स के बच्चे हैं उनके लिए टेस्टिंग है एक क्वेश्चन की। क्लियर? एक क्वेश्चन की टेस्टिंग की जाएगी। वापस से क्लास वर्क, ठीक है, सब यहां पे ध्यान देंगे। कार मैंने कितने में खरीदा? सर आपने कार खरीदा 5 करोड़ में। कार खरीदा आपने 5 करोड़ में, उस पे उसकी लाइफ है 5 इयर्स, और इस बार मैं स्क्रैप वैल्यू लिख रहा हूं। स्क्रैप वैल्यू का नाम है रेसिडुअल वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू इज 1 करोड़। क्लियर मुन्ना? अब मैं आपके सामने कुछ ऐड करना चाहूंगा। डेट ऑफ परचेज ऑफ कार, मैंने कौन से तारीख में खरीदा है? मैंने खरीदा है 1 जुलाई 2018। कब खरीदा मैंने? 1 जुलाई 2018। तो आपको मुझे बताना है कि डेप्रिसिएशन कितना होगा। डेप्रिसिएशन कितना होगा? मेरा ईयर स्टार्ट होता है, ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, और ईयर एंड होता है 31 मार्च को। ईयर मेरा स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को और ईयर एंड हो रहा है मेरा 31 मार्च को। ठीक है, चले काम करते, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करते आपके लिए। पहले मेरा ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी को और मेरा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। ठीक है मुन्ना, चलो कैलकुलेट करो। सो सॉरी, मैंने फिगर्स चेंज कर दिए बाद में। आपको मेरे को बताना है ईयर 1 में कितना, ईयर 2 में कितना, ईयर 3 में कितना, ईयर 4 में कितना। बेटा 5 साल तक का कैलकुलेट करना है। कितने साल का कैलकुलेट करना है? 5 साल तक का कैलकुलेट करना है। चलो जल्दी मुन्ना।
चलिए सर हम आंसर पे आते हैं। अब पता है यहां से आपको कंफ्यूजन होना शुरू होता है, आप अपनी लाइफ कॉम्प्लेक्स करते हो। सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाओ सिंपल सोबर, डेप्रिसिएशन पर एनम अंडर SLM। ठीक है, क्या है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 करोड़, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है 5 करोड़, उसमें से स्क्रैप वैल्यू कितना माइनस हो जाएगा 1 करोड़, द होल डिवाइड बाय लाइफ, लाइफ कितनी है 5, तो 4 करोड़ डिवाइड बाय 5, आंसर आ गया ₹80 लाख पर एनम। आंसर कितना आया 80 लाख रुपए पर एनम। ठीक है मुन्ना, अब यहां पे ध्यान दो, व्हाट डू मीन बाय पर एनम। पर एन का मतलब होता है पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। पर एन का मतलब होता है पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। अगर इफ कार is used for 12 months in current year, then depreciation equals to 80 lakh. If used less than 1 year, then proportionate depreciation will be calculated. Proportionate depreciation will be calculated. अब यहां पे ध्यान दो, आपके सामने मैं कुछ ईयर्स लिखना चाहूंगा। मेरा पहला साल ईयर 1 स्टार्ट कब हो रहा है सर? आपने गाड़ी खरीदा 2018 में, तो 1 जनवरी 2018 आपका साल स्टार्ट होगा और आपका साल कब एंड होगा 31 दिसंबर 2018। फिर ईयर 2 की बात करते हैं, 1 जनवरी 19, 31 दिसंबर 19। ईयर 3 1 जनवरी 20, 31 दिसंबर 2020। ईयर 4 1 जनवरी 21, 31 दिसंबर 21। ठीक है बाबा। और उसके बाद ईयर 5 1 जनवरी 22 से 31 दिसंबर 22। अब बात को समझो, ईयर 1 भली मेरा 1 जनवरी से शुरू हो रहा है, बट मैंने मशीन खरीदा कब है सर? आपने मशीन खरीदा है 1 जुलाई को। स्टार्ट कब भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने मशीन कब खरीदा है 1 जुलाई में। तो यहां पे कितने महीने हुए सर? यहां पे 6 महीने, यहां पे 12 महीने, 12 महीने, 12 महीने, 12 महीने। और हमने एडीडी चैप्टर पढ़ के आया है सर इसका लाइफ 5 साल है, तो 1 जुलाई 2018 से 5 साल जोड़ोगे तो 1 जुलाई 2023 तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो यहां पे सर एक और जोड़ना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल राजा, आपको एक और जोड़ना पड़ेगा। अब सबको लग रहा है सर ईयर 6 लिख दिया। अरे नहीं मुन्ना, तू ध्यान दे यहां पे। एक जनवरी 23 से 30 जून 23, टोटल माल कितने हुए? 12, 12, 24, 24 और 12, 36, 36, 48, 48 और 12, 60।
60 मंथ्स इक्वल टू 5 years। मैं 5 साल का डेप्रीसिएशन लगा रहा हूं, बट क्योंकि एसेट मिड ऑफ द ईयर में खरीदा गया है, तो आपको एसेट के हिसाब से 5 साल देखने हैं। एवरीवन, आपको एसेट के हिसाब से 5 साल देखने। देखो यहां पे भले ही 6 साल दिख रहे हो आपको, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, भले आपको यहां पे 6 साल दिख रहे हो, बट क्या मेरे को ये 6 साल पकड़ने हैं कि मेरे को एसेट के 5 साल लेने हैं? सर, हमें एसेट के 5 साल लेने हैं। आई रिपीट वंस अगेन, आपको एसेट के 5 साल लेने हैं। ये ईयर की कोई इज्जत नहीं है। यहां भले 10 साल हो जाए, मजाक कर रहा हूं, 10 साल तो नहीं होगे, बट आपको किसको इज्जत देनी है? एसेट के ईयर्स के। क्या एसेट को 5 साल कंप्लीट हुए क्या? यू शुड हैव आंसर। चलो अब सर डेप्रीसिएशन कितना आएगा? डेप्रीसिएशन आएगा, अगर 12 महीने यूज करेंगे तो 80 लाख, यहां 6 महीने यूज किया तो आधा 40 लाख, यहां पूरे 12 महीने यूज किया तो 80, यहां पे भी 80, यहां पे भी 80, यहां पे भी 80, और आखिरी वाले में 40 लाख। होप सो सबको क्लियर होगा। 6 महीने यहां पे आए हैं, 6 महीने यहां पे आए हैं, ऐसा करके ब्रेकअप हुआ है। आर एवरीवन क्लियर टिल हियर? इज एवरीवन क्लियर टिल हियर गाइस? कम ऑन फास्ट। आई होप सो सब क्लियर होंगे। बेटा आंसर वो आने से फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, अलग अलग साल में गया ना बेटा। इस साल में आपके हिसाब से 80 लाख आना चाहिए, लेकिन कितना आया? 40 लाख। आपके हिसाब से इस साल में कुछ भी डेप्रिसिएशन नहीं है, बट यहां पे भी 40 लाख रुपए आया। आपके ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 ये चारों साल करेक्ट होंगे, बट ईयर 1 और ईयर 6 गलत हो जाएगा। क्लियर? ऑब्वियसली मैं 31 मार्च भी करवाऊंगा। ठीक है मुन्ना? अरे भाई साहब, पहले अपन जैन और दिसंबर तो चल ले, जैन दिसंबर समझ गया तो मार्च लेवल अप हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है? अब सर आपने इस क्वेश्चन में ईयर स्टार्ट लिया था जनवरी और एंड लिया था 31 दिसंबर। क्लास वर्क 2, क्लास वर्क 2। सर क्लास वर्क 2 क्या है? सेम एग्जांपल, बट दिस टाइम year starts on 1st April and year ends on 31st March। ईयर स्टार्ट हो रहा है 1st अप्रैल को और ईयर एंड कब होगा? 31st मार्च। अगेन आप जल्दी ये सॉल्व करके दोगे मुझे कि सर कितने साल में डेप्रीसिएशन बटेगा और कितना बटेगा।
इज एवरीवन डन? बहुत इजी था। सबसे पहले आप लिखो ईयर 1। ईयर 1 स्टार्ट कब होगा? सर ईयर 1 स्टार्ट होगा 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल 18, और एंड कब होगा? नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 19। 18 को स्टार्ट होगा तो ईयर एंड कब जाएगा? 19 में। फिर ईयर 2 आपका स्टार्ट हो रहा है, ईयर 2 आपका स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 19 से, और एंड कब होगा? 31 मार्च 20। उसके बाद सर ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। देखो आपको 5 साल दिया ना क्वेश्चन ने, मैंने भी 5 साल लिखे हैं, बाद में देखेंगे क्या कम ज्यादा करना है। 1 अप्रैल 20 टू 31 मार्च 21, फिर 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22। जैसे बेटा 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आता है, या 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल आता है, ये ईयर एंड ये ईयर स्टार्ट। फिर 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23। चेक कर ले, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23। ठीक है सर। अब सर हमने एसेट खरीदा कब? सर हमने तो एसेट खरीदा है 1 जुलाई को, मतलब अब मंथ्स की बारी आ गई है। कितने महीने? सर ईयर 1 में आपने 9 महीने यूज किए हैं, ईयर 2 में 12 महीने, ईयर 3 में 12 महीने, ईयर 4 में 12 महीने, और ईयर 5 में 12 महीने। परफेक्ट। अब सर टोटल 5 साल यूज होना चाहिए। 5 years म्हणजे 60 मंथ्स। यहां पे कितना दिख रहा? 12, 24, 36, 48, 48 प्लस 9 आपका कितना हो गया? 48 प्लस 9 57। तो सर एक और साल आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, जो कि स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल 2023। बट एंड देखो, मशीन हमने कब खरीदा? 1 जुलाई 2018। 5 साल बोले तो 1 जुलाई 2023। क्लियर है बेटा? तो 1 जुलाई 23 तक तो जाना है। तो अब 1 जुलाई 23 के पहले वाला दिन 30 जून 2023। अब यहां पे कितने महीने आ गए? 3 महीने। क्या अब टोटल 60 मंथ्स आपको दिख रहे हैं? हां जी सर। चलो अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। चलो अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सर सिंपल सोबर है, हमने अगर 12 महीने यूज किया तो 80 लाख। यहां कितने महीने यूज किया? 9 महीने। तो 80 लाख इंटू 9 डिवाइड बाय 12। द आंसर इज 60 लाख। यह आ गया आपका 60 लाख। यह आपका आ गया 80 लाख, क्योंकि पूरे 12 महीने यूज किया। यहां पे भी 80, यहां पे भी 80, यहां पे भी 80। अब यहां पे 3 महीना यूज किया। 80 लाख 12 महीने के लिए आपने कितना महीने यूज किया? 3 महीने। तो ये हो गया 20 लाख। क्या सबको समझा? डेप्रिसिएशन अलग अलग साल का। चलो अब एसएलएम मेथड तो हो चुका हमारा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एसएलएम मेथड हो चुका है। अब हम डब्ल्यूडीवी पे थोड़ा स्ट्रेस करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर WDV method, also known as reducing balance method, also known as diminishing balance method। ठीक है, अब हम इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बाबा,
अब यहां पे सब ध्यान देंगे वापस से। कार आपने खरीदा है 5 करोड़ में, उसकी लाइफ है 5 इयर्स। उसकी लाइफ क्या है? 5 इयर्स। ठीक है सर। और रेसिडुअल वैल्यू ऑल्सो नोन एज स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू कितनी है? 1 करोड़। और रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज, लेट्स टेक 20%। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कितना है? 20%। अब यहां पे मैं आपको दे देता हूं डेट ऑफ परचेस 1 जनवरी 2018। आपका ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी को ही और ईयर एंड होता है 31 दिसंबर। आई रिपीट, 20% इज पर एनम। अब आप बात समझो, जब भी आप WDV मेथड के अंदर हो, ये जो लाइफ है और ये जो रेसिडुअल वैल्यू है ये इररिलेवेंट हो जाती है, इनका कोई काम नहीं है। हमारे कैलकुलेशन में इनका काम नहीं है, क्योंकि यहां पे फॉर्मूला क्या है? WDV के अंदर डेप्रीसिएशन पर एनम इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब और रिड्यूस्ड बैलेंस इनटू रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, इनटू रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। सर इसके नाम में ही लिखा हुआ है रिड्यूसिंग बैलेंस, मतलब कम वाले बैलेंस पे डेप्रीसिएशन लगाना है। क्लियर? अब यहां पे समझ लो आप एक सिंपल सोबर, SLM में लगभग आपका डेप्रीसिएशन सेम था, यहां पे डेप्रीसिएशन सबसे ज्यादा फर्स्ट ईयर में और वो ग्रेजुअली कम होता जाता है। ठीक है, ओके सर। चलो ईयर 1 का डेप्रीसिएशन, इसके लिए ना बेस्ट है आप वर्किंग नोट बना लो। ठीक है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। ठीक है बाबा? अच्छा सर, इस रिड्यूस्ड बैलेंस का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, इस रिड्यूस्ड बैलेंस का फॉर्मूला है मशीन वैल्यू एट दिस चार्ट, मशीन का वैल्यू लेस डेप्रीसिएशन, मशीन का वैल्यू लेस डेप्रीसिएशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब किस रेट में आपने खरीदा? आपने खरीदा है 5 करोड़ में, तो मैं उसको लिख देता हूं 5 करोड़ मींस 500 लैक्स। 5 करोड़ का मतलब होता है 500 लैक्स। डेप्रीसिएशन आएगा एट द रेट, ये मैं रब कर रहा हूं, आपने होप्सो फॉर्मूला लिख लिया होगा, डेप्रीसिएशन एट द रेट 20%। फिर आपका मशीन का रिड्यूस्ड वैल्यू, आपके मशीन का रिड्यूस्ड वैल्यू, ठीक है। कितने में खरीदा था? 500 लाख में। 5 करोड़ मतलब 500 लाख। इस पे डेप्रीसिएशन कितना हो जाएगा? 1 करोड़। 1 करोड़ मतलब 100 लैक्स। तो अब
मशीन का वैल्यू कितना बचा एवरीवन? अब मशीन का वैल्यू कितना बचा एवरीवन? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? मशीन का वैल्यू कम होना, मशीन का वैल्यू कम होना, मशीन का वैल्यू कम होना। हां जी, तो 50 लाख में से 5 करोड़ में से 1 करोड़ माइनस कर दिया तो कितना बचा? 400 लाख, दैट इज 4 करोड़। अब अगले साल पहले साल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में एवरीवन, पहले साल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में डेप्रिसिएशन आता है। आपको कहीं पे लिखना है तो लिख लो। फर्स्ट ईयर में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे आता है, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स रिड्यूस्ड बैलेंस पर आता है। ठीक है सर, तो अब आपका रिड्यूस बैलेंस इज 400 लैक्स। 400 लैक्स पे 20%, जो कि 80 लाख है। तो सर पहले साल 500 लाख था, दैट इज 5 करोड़। 1 करोड़ से वैल्यू कम हो गया तो अब बचा 4 करोड़। अब 4 करोड़ आपका आ गया रिड्यूस बैलेंस। अब उस पर आपको 20% डेप्रिसिएशन लगाना है, क्योंकि पहले साल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, अगले साल रिड्यूस्ड बैलेंस पे लगाना है। तो अब कितना बचा? 320 लैक्स। फिर ईयर 3 के लिए 320 लाख हो गए रिड्यूस्ड बैलेंस, इस पे 20% 72 लैक्स। ये बचा 288 लैक्स। फिर वापस से रिड्यूस बैलेंस कितना है ईयर 4 के लिए? 288 लैक्स। 288 लैक्स का 20% 57.6 लैक्स। तो ये बचा 230.4 लाख। फिर यहां पे आ जाएगा 230.4 लाख इंटू 20% 46.08 लैक्स। तो कितना बचा? 184.32 लैक्स। अब आप ऑब्जर्व करो, डेप्रीसिएशन का वैल्यू हर साल कम होता जा रहा है। डेप्रीसिएशन का वैल्यू हर साल कम होता जा रहा है। कैलकुलेशन एरर है गाइस। 320 लाख का 20% होता है 64। 256 लैक्स। फिर आपका इस बार रिड्यूस बैलेंस कितना हो गया? 256 लाख का 20% पे लगाएंगे 51.2 लैक्स। ये हो गया 204.8 लैक्स। फिर रिड्यूस बैलेंस कितना है? 204.8 लैक्स इंटू 20% 40.96 लैक्स। तो ये हो गया 163.84 लैक्स। तो आप ऑब्जर्व करो, हर साल आपका डेप्रीसिएशन कम होता जा रहा है। आपका डेप्रीसिएशन हर साल कम होता जाएगा, एंड दिस इज रिड्यूस्ड बैलेंस मेथड। एवरीवन, रिड्यूस बैलेंस मेथड में पहले साल आपका डेप्रीसिएशन आएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे, उसके बाद से आपका डेप्रीसिएशन आएगा रिड्यूस्ड बैलेंस पे। परफेक्ट विद दिस एवरीवन? परफेक्ट। अब एक और क्वेश्चन करेंगे इस पे। हमको WDV पे कमांड लाना है। ठीक है सर, डन। इसी को कॉपी कर ले।
ओके, यहां पे ध्यान दो, सिर्फ डेट ऑफ परचेज चेंज कर रहा हूं मैं। सिर्फ क्या चेंज कर रहा हूं? डेट ऑफ परचेज। डेट ऑफ परचेज है 1 जुलाई 2018। डेट ऑफ परचेज क्या है? 1 जुलाई 2018। आपको क्या करना है? कुछ नहीं। अगेन वील स्टार्ट विथ 500 लाख मेरा क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? 20% पर एनम। 20% पर एनम। 12 महीने यूज करोगे, 12 महीने यूज करोगे तो 20%। 12 महीने से कम यूज करोगे तो चेंज हो जाएगा। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। सर 500 लाख पे 20% साल भर का होता है, बट मैंने मशीन खरीदा कब? 1 जुलाई को खरीदा, और मेरे ईयर एंड कब होता है? 31 दिसंबर। तो ये 6 महीना हुआ सर, ये 6 महीना हुआ। 12 महीने यूज करता था तो 100 लाख, यहां पे पूरे 12 महीने यूज किया क्योंकि आपने साल के स्टार्ट में खरीदा था। अब आपने खरीदा है साल के मिड में, तो जितने महीने यूज किया उतने महीने का निकलेगा। तो सर कितना आ गया आपका आंसर? मैं ये आंसर आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूं। 500 लाख इंटू 20% साल भर के लिए होता है, आपने 6 महीना यूज किया तो इंटू 6 डिवाइड बाय 12, तो इसका आंसर कितना हो गया? 50 लाख। तो अब सर आपका रिड्यूस बैलेंस कितना हो गया? 450 लाख। अगले साल कितना आ जाएगा रिड्यूस बैलेंस? अब हम 450 लाख पे 20% लगाएंगे। मेरे को बात बताओ, ईयर 2 में तो 12 महीने यूज हुआ है। हां जी सर, 90 लाख। अब बचा 360 लाख। रिड्यूस बैलेंस 360 लाख हो गया। 360 लाख इंटू 20%, 72 लाख। ये बचा 288। फिर यहां पे आ जाएगा 288 लाख, 57.6 लाख। तो बचा 230.4 लाख। यहां पे आएगा 230.4 लाख इंटू 20%, 46.08 लाख। ये हो गया 184.32। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर आपने तो कहा था कि रिड्यूस बैलेंस में डेप्रिसिएशन हर साल कम होता है। बेटा देखो, अब यहां आपको समझना पड़ेगा, पहले साल आपका कम है और दूसरे साल ज्यादा इसलिए है बिकॉज पहले साल 6 महीने का डेप्रिसिएशन है और दूसरे साल 12 महीने का डेप्रिसिएशन है, और उसके बाद 12 महीने, और उसके बाद 12 महीने, और उसके बाद 12 महीने। तो जो ये बोला जाता है ना रिड्यूस्ड बैलेंस मेथड, तो आपका हर साल डेप्रिसिएशन कम होगा अगर आप 12 महीने कंसेक्यूटिवली यूज कर रहे हो। ठीक है बेटा, यहां पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि यहां पे 50 से 90 की हो, ये 6 महीने और ये 12 महीने है। परफेक्ट विद दिस एवरीवन? क्लियर? अच्छा मेरे बात बताओ, मैंने आपको बोला था 2 मेथड्स है, 2 मेथड्स है, आर मेथड और कौन सा है? यूनिट मेथड। वो एक बार कर ले। आर्ली मेथड, ये मैं बाद में नहीं करवाऊंगा आपको, अभी करवा दे रहा हूं। आर्ली मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, और उसके बाजू में मैं यूनिट वाइज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। चलो ये दोनों को अभी के अभी खत्म करते और आपको समझ में आएगा कितने फुद्दू मेथड है। मैंने एक मशीन खरीदा था जो कि है 50 लाख रुपए की, उसका स्क्रैप वैल्यू है
10 लाख, उसका स्क्रैप वैल्यू कितना है 10 लाख। अब मुझे बोला गया साहब देखो, आप मशीन का लाइफ मत मानो, आप मशीन का लाइफ मत मानो, ठीक है। इट हैज नथिंग टू डू, लाइफ यहां नहीं है, यहां आपका जो मशीन है वो मैक्सिमम कितने आवर्स तक चलेगी, वो चलेगी आपके 25,000 आवर्स। 25,000 घंटे के बाद ये मशीन बंद पड़ जाएगी, ठप पड़ जाएगी, आपको ये मशीन को बेचना पड़ जाएगा। और जब आप 25,000 घंटे यूज करके ये मशीन को बेचोगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा, 10 लाख रुपए। ओके, ठीक है। अरे मुन्ना सुनो ना, इधर जस्ट कॉन्सेंट्रेट करो। मैंने आपको जस्ट, मेरे दिमाग में एक चीज आई थी जो मैं बताना भूल गया, ओ शायद मैंने बताया था, सॉरी। यहां लाइफ के कोई मायने नहीं है मुन्ना। तो अगर आपको लग रहा है सर यहां पे 6 महीने या 6 महीने रह गए, अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, वो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर होता है। यहां लाइफ इज इररिलेवेंट, यहां लाइफ इररिलेवेंट होती है। ओके, क्या तुम भी यार, तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आया? मैं तुमको पहले तो बता चुका था लाइफ इररिलेवेंट होती है, ठीक है। चलो यहां पे आते हैं। अब इसके बाजू में एक मशीन है जो आपने खरीदी है 80 लाख रुपए की। वो मैक्सिमम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी, वो मैक्सिमम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी? क्योंकि वो अगर 20,000 यूनिट प्रोड्यूस कर ली तो मशीन आपकी खत्म हो जाएगी, उस मशीन का कोई मोल नहीं बचा आपके पास, आपको उस मशीन को झक मरा के बेचना पड़ेगा। स्क्रैप वैल्यू उस मशीन की है 20 लाख रुपए। स्क्रैप वैल्यू कितनी है उस मशीन की? 20 लाख रुपए। अब मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा, अलग अलग करते हैं अभी। ईयर 1 में ये मशीन कितने आवर्स यूज हुई? ईयर 1 में मशीन यूज हुई है 2,500 आवर्स। ईयर 2 में ये मशीन यूज हुई है 7,500 आवर्स। अपन 2 ही साल का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सर डेप्रीसिएशन ईयर 1 का कितना होगा? सर देखिए सीधा हिसाब है, हमने 50 लाख की मशीन खरीदा, वो अगर हमने मशीन 25,000 घंटे यूज कर लिए तो 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो डिवाइड बाय 25,000। करंट ईयर में आप कितना यूज कर रहे हो? सर करंट ईयर में आपने 2,500 घंटे यूज किए, तो आपका डेप्रीसिएशन कितना आ गया? सर हमारा डेप्रीसिएशन आ गया 40,000 रुपए। डेप्रीसिएशन ईयर 2 में 50 लाख माइनस 10 लाख होल डिवाइड बाय 25,000 इनटू ईयर 2 में कितने घंटे यूज हुई? 7,500 घंटे। 50 लाख माइनस 10 लाख डिवाइड बाय 25,000 इंटू 7,500। ये 4 लाख होना चाहिए बाबू। ये कितना होना चाहिए? 4 लाख। और यहां पे कितना आ गया? 12 लाख रुपए। कितना आ गया? 12 लाख रुपए। चार लाख 12 लाख। अब यहां पे बात करते हैं ईयर 1 और ईयर 2। ईयर 1 में 4,000 यूनिट प्रोड्यूस हुए और ईयर 2 में 12,000 यूनिट प्रोड्यूस हुए। ठीक है सर, डन। तो डेप्रीसिएशन ईयर 1 में कितना होगा? सर देखिए आपने खरीदा है 80 लाख में,
जैसे 20,000 यूनिट यूज हो जाएगी तो मशीन कितने में बिकेगी? 20 लाख में। तो 60 लाख का टोटल आपको अमाउंट डेप्रीशिएट करना है और वो आपको 20,000 यूनिट्स पे डेप्रीशिएट करना है। करंट ईयर में कितने यूज हुए हैं? 4,000। तो आपका डेप्रीसिएशन कितना आ गया? 60 लाख डिवाइड बाय 20,000 इंटू 4,000, 12 लाख रुपए आपका ईयर 1 का डेप्रीसिएशन है। डेप्रीसिएशन ईयर 2 80 माइनस 20 लाख द होल डिवाइड बाय 20,000 इंटू करंट ईयर में, सेकेंड ईयर में कितने यूज हो रही है? 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है। 60 लाख डिवाइड बाय 20,000 इंटू 12,000, ये हो गया 36 लाख रुपए। समझा क्या मुन्ना सबको? दोनों मेथड इजी है, इजी है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर डिप्लीशन मेथड क्या है? अब मैं आपको बताता हूं डिप्लीशन मेथड क्या है। डिप्लीशन मेथड वो भी आज ही खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है बेटा। सर आप तो रफ्तार में खत्म कर रहे हैं। नहीं बेटा, छोटी छोटी चीजें हैं। डिप्लीशन मेथड आपका यूज होता है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। डिप्लीशन मेथड किसके लिए यूज होता है? नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। लाइक मेरे को बात बताओ, आपको कोल माइंस का लाइसेंस मिला है। आपको कोल्स माइन का लाइसेंस मिला है। अच्छा, कोल एक नेचुरल रिसोर्सेज है। कोल एक नेचुरल रिसोर्स है और नेचुरल रिसोर्स आपके क्या होते हैं? डिप्लीट होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जब आप उनको एक्सट्रैक्ट करते हो, यस, तो सर आपके नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होते हैं। परफेक्ट, बिल्कुल सर। तो मेथड का नाम पड़ गया डिप्लीशन। अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करवा देता हूं आपको एक। अब कोल माइंस को आप परचेज कर सकते हो क्या? सर कोल माइन खरीदी नहीं जा सकती। कोल माइन खरीदी नहीं जा सकती। क्लियर? बात को समझो, कोल माइन कभी खरीदी नहीं जा सकती है। कोल माइन से कोल एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। आपको कोल माइन से कोल एक्सट्रैक्ट करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। ओके? और ये लाइसेंस इज अ एसेट, बिकॉज ये आपको बेनिफिट देता है कोल माइंस को डिग करने का। ठीक है? अब मैं बोल रहा हूं कि ये लाइसेंस का कॉस्ट है जो मैंने पे किया है। लाइसेंस का कॉस्ट है 1 करोड़। ठीक है? और ये लाइसेंस का कॉस्ट क्यों पे किया मैंने? बिकॉज मेरे को एस्टीमेट है कि यहां से कितना कोल निकलेगा। एस्टिमेटेड कोल, कितना कोल निकलेगा? मेरे को एक्सपेक्टेड है कि यहां से 10 लाख टन कोल निकलेगा। मेरा एस्टिमेट कितना है? 10 लाख टन का कोल निकलेगा। ठीक है? अब वापस से ईयर 1 आपने एक्सट्रैक्ट किया है 1 लाख टन। अब यहां पे स्क्रैप वैल्यू वाला हिसाब नहीं होता है। ईयर 2 आपने एक्सट्रैक्ट किया है, क्या एक्सट्रैक्ट किया? कोयला।
3 लाख टन, तो डेप्रिसिएशन निकाल ले। ये बेटा कहीं ना कहीं यूनिट मेथड ही तो हुआ है। मशीन कितने यूनिट बनाएंगी, कोल माइन से कितना टन माल निकलेगा, 1 करोड़ डिवाइड बाय 10 लाख टन्स इनटू पहले साल में कितना है 1 लाख टन्स, टन्स कट गए। हाँ, तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 10 लाख। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो गया है 10 लैक्स। ओके सर, डेप्रिसिएशन ईयर 2 का वापस से 1 करोड़ 2 4 6 7 डिवाइडेड बाय 10 लाख, कितना एक्सट्रैक्ट किया 3 लाख टन, तो टन टन कट गया, 3 लाख लिख दिया मैंने, तो इसका आंसर कितना हो गया 30 लाख इज द डेप्रिसिएशन। इतने सिंपल है। ठीक है मुन्ना, इतना सिंपल है डिप्लीशन मेथड। तो आपको भनक भी नहीं लगी, आपने 3 मेथड्स कर लिए। आर यूनिट डिप्लीशन क्लियर। कल हम एसएलएम और डब्ल्यूडीवी पे क्वेश्चंस करेंगे। ये मेथड मैंने खत्म कर दिया बिकॉज इन मेथड्स में कुछ है नहीं और ना ही ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। डिप्लीशन पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी आपको अकाउंट बनाने बोला हुआ है। तो कल हम अकाउंट बनाना सीखेंगे, एसएलएम डब्ल्यूडीवी मेथड के क्वेश्चंस करेंगे और हम स्टेप्स रखेंगे इस चैप्टर के कोर में। ठीक है मुन्ना, चलो ये मैं डिलीट कर दे रहा हूं, कल के स्लाइड में थे, आज के स्लाइड में नीडेड नहीं है। अच्छा ये सुनो, ये जो थियरी है ना एसएलएम और डब्ल्यूडीवी की, ये एक बार पढ़ के आना, अब आपको समझेगी। मैं इलस्ट्रेशंस डिलीट कर दे रहा हूं। ठीक है बाबा, चलो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। सी या बाय, टेक केयर। दिस इज सी ऋषभ रोहरा साइनिंग ऑफ। सी या बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।